नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश और मैं हूं अनंत भट्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सियासत से जुड़ी यह खबर, एमपी बीजेपी की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कार्यकारिणी में 4 महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री, मीडिया प्रभारी भी इनमें शामिल हैं। आशीष अग्रवाल दोबारा मीडिया प्रभारी बने। जयपाल सिंह चावला किसान मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भगवान सिंह परमार अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पंकज टेकाम बनाए गए हैं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष। पवन पाटीदार बने हैं पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष। रणवीर सिंह रावत, शैलेंद्र बरुआ उपाध्यक्ष बने हैं। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी प्रदेश महामंत्री। लता वानखेड़े को भी महामंत्री बनाया गया है। राहुल कोठारी को भी महामंत्री बनाया गया है। रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पाराशर बने हैं मंत्री। तो एमपी बीजेपी कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। कार्यकारिणी के सदस्यों को घोषित उनके नाम कर दिए गए हैं और इस कार्यकारिणी की लिस्ट में जो मुख्य बातें उभरकर सामने आती हैं वो हम आपको बता देते हैं। कार्यकारिणी जो घोषित की गई है उसमें 9 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और कार्यकारिणी में 4 महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री, मीडिया प्रभारी भी इनमें शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि किस व्यक्ति को, किस नेता को क्या पद दिया गया है कार्यकारिणी में। आशीष अग्रवाल जो हैं वो दोबारा मीडिया प्रभारी बने हैं। जयपाल सिंह चावला किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। भगवान सिंह परमार अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं। पंकज टेकाम अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पवन पाटीदार बने हैं पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष। रणवीर सिंह रावत, शैलेंद्र बरुआ उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा इस कार्यकारिणी में और जो लोग शामिल हैं उनके बारे में भी आपको बता दें। लता वानखेड़े को भी महामंत्री बनाया गया है। राहुल कोठारी को भी महामंत्री बनाया गया है। रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पाराशर मंत्री बनाए गए हैं। तो ये पूरी कार्यकारिणी की लिस्ट इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो अहम नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में, उन नामों के बारे में हमने आपको बताया है। अब हम सीधे रुख करेंगे, अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे, उनसे बातचीत करते हैं। अनुराग, ये जो कार्यकारिणी की लिस्ट आई है, नाम तो हमने बता दिए हैं, लेकिन इसके अंदर का संदेश क्या है और इसकी हाइलाइट्स क्या है? देखिए, संदेश साफ है कि जो नए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उनकी नई टीम है और इसी के साथ अब जो चुनाव होंगे, अगले विधानसभा चुनाव, क्योंकि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे वीडी शर्मा, उनके नेतृत्व में 2 चुनाव में बीजेपी ने एक तरह से कह लीजिए एक सरकार बनाने में और दूसरे चुनाव में बीजेपी ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। तो अब हेमंत खंडेलवाल के कंधों पर एक बड़ा भार है कि अगले चुनाव में बीजेपी को उसी तरह की सफलता दिलाएं जैसे वीडी शर्मा अपनी टीम के जरिए दिलाकर गए हैं। और जैसा आपने खुद बताया कि जो मीडिया प्रभारी हैं आशीष अग्रवाल, उनको बरकरार रखा गया है। कुछ लोगों को प्रमोशन मिला है, जैसे राहुल कोठारी पहले प्रदेश मंत्री थे, अब प्रदेश महामंत्री बन गए हैं। और अगर इस लिस्ट पर आप नज़र डालें तो 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 9 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें जो कुछ खास बात है, जैसे जो मैं देख पा रहा हूं कि जो पूर्व विधायक रणवीर सिंह रावत हैं अब उपाध्यक्ष बन गए हैं। मनीषा सिंह का भी प्रमोशन हुआ है, जो अब प्रदेश उपाध्यक्ष बन गई हैं। जो शैलेंद्र बरुआ हैं, पहले संभागीय संगठन मंत्री थे, अब प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। मुख्यमंत्री के करीबी हैं प्रभुलाल जाटव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से जो पूर्व मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री थे, चुनाव हार गए लेकिन अब उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। कांत देव सिंह एक बार फिर से उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और निशांत खरे जो मध्य प्रदेश युवा कल्याण आयोग के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष थे, उन्हें भी उनकी टीम में जगह मिली है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरी लिस्ट को जब मैं गौर से देखता हूं तो न सिर्फ जो क्षेत्रीय समीकरण हैं, फिर चाहे वो विंध्य की बात हो, चाहे मालवा इलाके की बात हो, चाहे बुंदेलखंड की बात हो या फिर ग्वालियर चंबल की बात हो, सबको बराबरी से प्रतिनिधित्व देने का, या नर्मदापुरम भोपाल संभाग हो, इस कोशिश की गई है। अलग अलग
जनजाति वर्ग के लोगों को भी साधने की कोशिश की गई है। राहुल कोठारी जैन समाज से आते हैं तो एक अल्पसंख्यक कार्ड खेलने की भी कोशिश की गई है। तो जैसा मैंने बताया कि चाहे फिर वो संभाग स्तर पर हो, अलग अलग समीकरणों को देखते हो, या बीजेपी तो कहती नहीं कि उसमें कोई खेमा है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत करीबी हैं प्रभुराम चौधरी, तो ऐसे लोगों को जो चुनाव हार गए या फिर पूर्व मंत्री थे, मंत्री नहीं बन पाए, इनको भी जगह देकर सारे जो पक्ष हैं बीजेपी के अंदर भी उनको भी साधने की कोशिश दिखाई पड़ती है यहाँ। जी, आकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। आकाश, जब बात बीजेपी की आती है तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता, तमाम जो दिग्गज नेता हैं, वो संगठन के महत्व पर जोर देते हैं। वो ये कहते हैं कि संगठन है तो बीजेपी है और संगठन के बिना बीजेपी नहीं है। कार्यकर्ताओं को बड़ा वो जोर देते हैं। लेकिन जब सांगठनिक फेरबदल होते हैं तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उम्मीद होती है कि हम भी शायद इस फेरबदल में हमारा भी नाम शामिल हो। अगर बीजेपी खेमे की हम बात करें तो यहां पर इस समय क्या चर्चा चल रही है? उम्मीद के मुताबिक कार्यकारिणी का गठन हुआ है या फिर कुछ लोग थे जिनको लगता था कि हमें होना चाहिए लेकिन वो नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दावा यह है कि जो कार्यकारिणी जारी हुई, जो सूची जारी हुई है, वो सर्वसम्मति से जारी है और बहुत जल्द जारी होने वाली सूची है, क्योंकि जुलाई में हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते हैं और अक्टूबर अंत तक बिहार चुनाव के बीच, जब अधिकतर नेता बिहार चुनाव में भी व्यस्त हैं, इस समय सूची जारी होना, क्योंकि अटकलें ये थी कि सूची बिहार चुनाव की वजह से अटकी हुई है और केंद्रीय नेतृत्व से अभी अनुमति नहीं मिल रही है। लेकिन इसी बीच अब अनुमति मिली है, तो जो सूची जारी हुई है जंबो कार्यकारिणी नहीं है, छोटी कार्यकारिणी है, सीमित लोग हैं, कई लोगों को रिपीट किया गया है, कई लोगों को प्रमोशन मिला है और कुछ नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। देखिए, एक राज्यसभा सांसद है, एक लोकसभा सांसद है, 2 विधायक इस पूरी कार्यकारिणी में शामिल हैं और जिस तरीके से हम पिछले कई समय से देख रहे हैं कि बीजेपी की कार्यकारिणी को लेकर कार्यकर्ताओं को भी इंतजार था, इसके साथ ही जो इस पदाधिकारी की सूची में अपनी आस लगाए बैठे थे उन्हें भी इंतजार था। कांतदेव जैसे जो नाम है, ये पहले प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में बताए जाते रहे हैं। आशीष अग्रवाल को दोबारा मौका मिला है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोकेंद्र पाराशर को हटाकर इन्हें मीडिया विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी और फिर उन्हें बरकरार रखा गया। कुल 7 महिलाएं, जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे वो सरकार के दौरान सरकारी भर्तियों में हो या फिर टिकट के दौरान। अब कार्यकारिणी में 7 महिलाओं को पूरा मौका मिला। मेरे साथ बीजेपी के नेता गुलरेज शेख मौजूद हैं। सर, इस कार्यकारिणी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या उम्मीदों के मुताबिक आई है? जिस तरीके से आप लोगों को दावा है कि सर्वसम्मति से जारी हुई है, सर्वसम्मति है कि नहीं है? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था कि हेमंत जी की जो सूची आएगी कार्यकारिणी की, वो सब तरफ से रिप्रेजेंटेटिव सूची रहेगी, जिसको कहते हैं ऑल रिप्रेजेंटेटिव, ऑल सेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें चाहे दोनों जेंडर्स हों, मेल फीमेल का अनुपात जो रखना चाहिए वो रखा है, चाहे युवाओं को बहुत अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया है, अनुसूचित जनजाति को, पिछड़ा वर्ग को, सभी को उसका अंदर प्रतिनिधित्व दिया है, क्षेत्रवार भी प्रतिनिधित्व दिया है। तो एक बैलेंस्ड कार्यकारिणी जो जन भावनाओं के हिसाब से हो, क्षेत्रीय भावनाओं के हिसाब से हो, जो युवाओं को प्रोत्साहन करे, वो उसको घोषित किया है। हेमो को भी साधने की कोशिश की गई है क्या? प्रभुराम चौधरी मंत्री रहे, फिर चुनाव हारे, अब उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। देखिए, जितने भी नाम आए हैं ना भाई साहब, ये सब के सब भाजपा खेमे के लोग हैं। सिंधिया खेमे के नहीं? सिंधिया जी भी भाजपा खेमे के हैं। तो ये गुलरेज शेख कह रहे हैं कि सब भाजपा खेमे के हैं। 4 मोर्चे हैं, 4 मोर्चों के अध्यक्ष को बदला गया है। महिला मोर्चा एक और शामिल है, माया नारोलिया इनकी अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि माया नारोलिया को राज्यसभा भेज दिया गया है। तो अब देखना है कि महिला मोर्चे को लेकर आगे क्या भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है। लेकिन 4 मोर्चों के अध्यक्ष बदले गए हैं और कुल 29 लोगों की ये छोटी कार्यकारिणी है। बीते समय हमने कांग्रेस के जो कांग्रेस पार्टी रही, जब कमलनाथ की अध्यक्ष हुआ करते तो उस वक्त जंबो कार्यकारिणी की बड़ी चर्चा होती थी और बड़ी लंबी चौड़ी कार्यकारिणी कांग्रेस पार्टी घोषित करती थी। लेकिन उस कार्यकारिणी का दायरा कांग्रेस ने भी छोटा किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी सीमित लोगों को ही अपनी कार्यकारिणी में जो प्रदेश की है उसमें शामिल किया है। हम सीधे एक बार फिर से अनुराग का यहां पर रुख करेंगे। अनुराग, अभी आपने शेख साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से सब कुछ हुआ है। अब एक सवाल इसमें आता है, वो सवाल आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। आपने भी कहा कि जिन लोगों का वो समर्थन कर रहे थे वो भी इस कार्यकारिणी का हिस्सा हैं। क्या इसको लेकर सब कंफर्टेबल हैं? आप देखिए, बीजेपी में अगर बाहर से देखें तो सब आपको कंफर्टेबल ही लगेगा और
जिस तरह से सिंधिया समर्थकों को इसमें जगह मिली है, जैसा आकाश भी कह रहे थे और गुलरेज शेख भी कह रहे थे, 25 लोगों की कार्यकारिणी है और लगभग 7 इसमें महिलाएं हैं। तो जो 30-33% आरक्षण की वकालत की बात होती है तो आपको दिखेगा कि लगभग इतनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के साथ या युवाओं को भी, चूँकि राहुल कोठारी और गौरव रणदिवे ये युवा माने जाते हैं और इनको भी समुचित प्रतिनिधित्व इस सूची में दिया गया है। तो महिला हो, युवा हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, इन सबको इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। और बीजेपी जैसा कहती है कि सिर्फ अकेले मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, तो इस पूरी कार्यकारिणी में कोई मुस्लिम नेता नहीं है, लेकिन राहुल कोठारी को शामिल करके जैन समाज से अल्पसंख्यक को भी रखने की कोशिश की गई है। सिंधिया समर्थक इसमें कम से कम 2 या 3 ऐसे नाम हैं, तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि सिंधिया समर्थकों को भी ठीक ठाक इसमें जगह मिली है। जी अनुराग, हर जो नेता होता है उसका अपना एक स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है, वो अपनी एक खास पहचान उसकी अपनी होती है, उसका अपनी एक यूएसपी होती है। अगर हम देखें इस कार्यकारिणी के लिए हिसाब से, तो अब तक जो पैटर्न रहा है संगठन को लेकर, संगठन से जुड़े कामों को लेकर, क्या आप इस नई कार्यकारिणी में, नए नेतृत्व में बदलाव देखते हैं? देखिए, हेमंत खंडेलवाल की खासियत है, उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार जब कार्यकर्ताओं से लदी गाड़ी थी और गाड़ी खराब हो गई थी, तो कुछ कार्यकर्ता उन्होंने साथ मिलकर गाड़ी को धक्का भी लगाया था, जबकि वो सांसद थे। तो बहुत चुपचाप तरीके से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनको मीडिया की सुर्खियों में नहीं देखेंगे। तो कमोबेश अपनी कार्यकारिणी से भी, अपने जन्मदिन पर भी उन्होंने कहा कि उनके पोस्टर शहर भर में न लगाए जाएं। ये और बात है कि उत्साही कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टरों को भी लगाया और उनके पोस्टरों से भी शहर को पाटा था, लेकिन कम से कम उनकी तरफ से निर्देश दिए गए थे कि उनके पोस्टर न लगाए जाएं। तो बहुत गुपचुप तरीके से काम करने में यकीन रखते हैं। जो पूरा का पूरा ऑपरेशन जब हुआ था, जब कांग्रेस के नेताओं को तोड़ करके बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी, तो ऑपरेशन लोटस कह लें, ऑपरेशन रंग पंचमी कह लें, तो ये वो सज्जन थे जो बैंगलोर में मौजूद थे और तमाम कांग्रेस से आए था कथित तौर पे जो नाराज नेता थे उनको साथ रखा। और फिर वो अलग कहानी है, इस एक अरसा हो गया इस बारे में, लेकिन बहुत गुपचुप तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो आपको इसका प्रतिबिंब जब ये कार्यकारिणी काम करना शुरू कर देगी तो शायद उसमें भी नजर आए। जी, आकाश का यहाँ पर हम रुख करते हैं। आकाश, 2 चीजें हैं, बीजेपी की सरकार प्रदेश में है और बीजेपी का संगठन काम कर रहा है सियासी तौर पर भी, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात होती है कि जो सरकार का काम है, जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार की सोच है, उसका जो विजन है, वो एट लार्ज लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, और यहां पर संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उस दृष्टि से हम देखें तो क्या ये कहा जा सकता है कि एक नई धार यहां पर इस कार्यकारिणी के मार्फत हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को यही उम्मीद है कि इससे संगठन मजबूत होगा और नई कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो तेजी के साथ मैदानी काम में जुटेंगे। क्योंकि जिस तरीके से पहले भी हमने देखा वीडी शर्मा के कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव में, इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली, 29 को 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो हेमंत खंडेलवाल के लिए चुनौती है, और उसके क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभिव्यक्त है, लेकिन ठीक उसके पहले जो निकाय चुनाव होंगे उसमें लिटमस टेस्ट होगा कि किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट किया गया, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट पर पहले भी फोकस रहा है। और जो चाहे वो हम बूथ मैनेजमेंट की बात हो या फिर बीजेपी की विचारधारा को, सरकार के कामकाज को जनता के बीच तक पहुंचाना, इसमें मंत्री, विधायक और प्रदेश के जो कार्यकारिणी के सदस्य, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चाहे वो केंद्र की योजनाएं हों और उनका प्रचार प्रसार एक अभियान के तौर पर किया जाए, या मध्य प्रदेश की राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनके लाभार्थियों तक पहुंचना और उन्हें अपने वोट बैंक के रूप में तब्दील करना। तो ये कैसे भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में करती है, क्योंकि पूरी जो प्रदेश कार्यकारिणी वो नई हो चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष नए हैं, कुछ नए चेहरे इस कार्यकारिणी में शामिल हैं, और क्योंकि सरकार भी कुछ समय पहले ही बनी तो सरकार नहीं है, तो ऐसे में एक नई सरकार, नए संगठन, दोनों के बीच तालमेल ये भी देखना महत्वपूर्ण है। और जो कामकाज होगा वो किस तरीके से होगा। जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वीडी शर्मा ने बेहतर बूथ मैनेजमेंट का दावा किया, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि प्रदेश नेतृत्व का केंद्रीय स्तर पर इस मामले में चर्चा हुआ कि बेहतर बूथ मैनेजमेंट मध्य प्रदेश में रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 65,000 के आसपास बूथ हैं और विधानसभा चुनाव के नतीजे और लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बूथ मैनेजमेंट बेहतर रहा, और इसी का नतीजा है कि बीजेपी बहुत अच्छा परिणाम लेकर आती है। तो आने वाले समय में चुनौतियां देखने को मिलेंगी कि उसे कैसे बरकरार आते हैं। आकाश, आपके पास इस बीच हमारे साथ अभिनव बरोलिया, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। अभिनव जी, स्वागत है आपका।
बीजेपी की नए कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है, पूरी लिस्ट हमने दिखाई अपने दर्शकों को। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मेरी शुभकामनाएं हैं संगठन को। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े लंबे समय के बाद अपनी कार्यकारिणी घोषित करी, लंबे समय के बाद अध्यक्ष मिले थे, तो जो बातें देखने को मिली हैं इस कार्यकारिणी में जो सामने आ रही हैं, गुस्सा रोष भी कई लोग का सामने आ रहा है, क्योंकि जो उम्मीद लगा के बैठे थे इनके कार्यकर्ता और लोग, वो इस कार्यकारिणी में नहीं है। ना कोई वरिष्ठ है, ना कोई कार्यकर्ता है, सब इधर उधर से जोड़ के, कहते हैं ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती से नाता जोड़ा वाली कार्यकारिणी दिख रही है ये पूरे तरीके से कि सबको ऐसा क्यों लगता है अभिनव जी आपको? क्योंकि पार्टी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि सर्वसम्मति से हुआ है, सब क्षेत्रों को, अंचलों को कैटर किया गया है, सबका रिप्रेजेंटेशन है। सब कहने वाली बातें हैं, अंदर खाने पूरे तरीके से जो हम बात लगातार कहते थे कि गुटों में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी, ये पूर्ण रूप से इनकी लिस्ट यही बता रही है और इसका विद्रोह आपको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई संतुष्ट नहीं है, ये बात सबको मालूम है। और जो अंदर खाने एक दूसरे पर बयानबाजी सामने आती थी, उसका भी प्रारूप इस कार्यकारिणी में देखने को मिल रहा है। नहीं, मैंने आपसे सवाल ये किया, ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब नहीं, कोई सीनियर आपको दिख रहा हो तो मुझे बताइए इस कार्यकारिणी में। पार्टी आगे की सोच कर चल रही है, युवाओं को मौका दे रही है, महिलाओं को मौका दे रही है। ये सोच यही बताती है कि सबको दरकिनार करके जिस तरीके से बयानबाजी होती है, इनके नेता बयानबाजी करते हैं, वो आगे भी रहेगा। तो ना इनसे संगठन संभल रहा है, ना सत्ता संभल रही है। आप हमारे साथ अभिनव जी फोन पर बने रहिएगा, क्योंकि आपने 2-3 बातें बोली हैं। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हितेश जी, कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है और इस कार्यकारिणी को लेकर अभी हमने कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव जी से प्रतिक्रिया ली है। वो ये कह रहे हैं कि इस कार्यकारिणी को लेकर विवाद है, अंदर खाने कुछ चर्चाएं हो रही हैं, लोग संतुष्ट नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, वो तो क्या है, वो अपना संतुलन खो बैठे हैं कार्यकारिणी देखते, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। ये बहुत ही एक बैलेंस्ड कार्यकारिणी है और हमारे यहाँ क्या ऐसी जंबो जहाज टाइप तो बनती नहीं कांग्रेस में कि 200 उपाध्यक्ष, 500 महामंत्री, 500। जी, हमारी पार्टी में 200 उपाध्यक्ष नहीं है, गलतफहमी है आपको। ये सब जो चीजें नहीं, आप लोग बनाते आए हो, आपका रिकॉर्ड है मेरे भाई। नहीं, हमारी अभी की कार्यकारिणी देख लीजिए आप, 200 उपाध्यक्ष तो है ही नहीं हितेश जी। अरे भाई, आप लोग बनाते तो आए हो ना, आपके यहाँ होते थे, हमारे यहाँ नहीं, ये पहले की बात अलग होगी, लेकिन अभिनव जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास मैं आऊंगा, आप प्रतिक्रिया दीजिएगा उस पर। हितेश जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा उस पर। तो क्या है, एक अनुशासित दल किस प्रकार से पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व अपनी कार्यकारिणी में दिखाता है। हम संविधान से चलते हैं, हमारे यहाँ जो संख्या है उसके हिसाब से ही पदाधिकारी होते हैं। उसका एक बहुत ही संतुलित रूप सामने आया है। एक युवाओं का, अनुभवी लोगों का, महिलाओं का, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का एक बहुत अच्छा संतुलित कार्यकारिणी बनी है, जो मुझे लगता है कि आने वाले 2028 और 29 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए और बीच में जो नगरीय निकाय चुनाव हमारे आने वाले हैं, उनके बेहतर संचालन में आपको ये काम करते दिखाई देगी। और पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को हम सभी लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि नई ऊर्जा के साथ में हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में ये कार्यकारिणी काम करेगी। हितेश जी, आपने कहा सर्वसम्मति से इस कार्यकारिणी का गठन किया गया है, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश थे क्या? हाँ, इसी बात के थे कि सभी अंचलों का प्रतिनिधित्व हो, विंध्य का भी हो, इंदौर का भी हो, भोपाल का भी हो। और इसी प्रकार आपने देखा होगा कि सभी अंचलों का, जबलपुर का भी हो, सबका प्रतिनिधित्व, ट्राइबल्स का भी हो, उन सबका प्रतिनिधित्व आपको इसमें रिफ्लेक्शन में दिखाई देगा। यही अपेक्षा केंद्रीय नेतृत्व की भी रहती है। तो उन सबको दृष्टिगत रखते हुए सुविचारित ये कार्यकारिणी है। क्या केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ नाम भी सुझाए? केंद्रीय नेतृत्व नीतिगत सुझाव दिया करते हैं और दूसरा केंद्रीय नेतृत्व ये तय करते हैं कि संवैधानिक दृष्टि से हमारे संगठन का स्वरूप क्या होगा, कितने उपाध्यक्ष होंगे, कितने महामंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे। तो उस प्रकार की रचना नीतिगत कह सकते हैं सुझाव ज्यादा होते हैं। बाकी दाम हमारे यहाँ नीचे से आते हैं। सामूहिक निर्णय पे सभी नेताओं से जो है बातचीत करके, वरिष्ठ नेताओं से
और सामूहिकता के आधार पर नाम निकाल। हमारे यहाँ गुटबाजी तो होती नहीं है जैसी कांग्रेस में होती है, इसीलिए आप इसमें कोई गुटबाजी का रिफ्लेक्शन इस प्रकार का कभी देख नहीं पाएंगे ये। तो सामान्य लोग हैं साहब, सामान्य लोगों की पार्टी। हमारे यहाँ कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ या इस प्रकार के नेताओं के बच्चे भी नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा कि वो भी नहीं दिखाई देंगे कि दिग्विजय सिंह के बेटे आ रहे हैं कि कमलनाथ जी के बेटे आ रहे हैं। इस प्रकार का हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है भाई साहब। हितेश जी, आपने जो लास्ट में बात कही है, खैर अब समय की कमी है, लेकिन जब टिकट बंटवारा ये बहुत गलत बात बोल गए हितेश जी। मतलब आप तो बहुत समझदार हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, आपने इतना बड़ा आरोप हम पे लगा दिया। 2 बेटे और आपके यहाँ कितने बेटे हैं? पूरे भरे पड़े हुए हैं। बताइए तो ये सोचने वाला विषय है हितेश जी। किसके बेटे हैं इसमें बताइए, आप किसके बेटे? अरे हम ये कह रहे हैं कि कितनी गुटबाजी है, वो बेटे बेचारे परेशान है, यही तो गुटबाजी है आपके। आप बताइए ना इस पूरी कार्यकारिणी में। मतलब इस बार तो सीधे वरिष्ठ नेताओं को भी दूर कर दिया, उनके बेटों को भी दूर कर दिया। अभिनव भाई, बच्चों को दिखा दीजिए, आप दूरबीन लेके फिर से अध्ययन करिए एनडीटीवी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी, आपने अपनी बात कही, अभिनव रंजन अपनी बात कही, और आकाश और जो हमारे संवाददाता हैं हमारे साथ जुड़े थे, और अनुराग का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी की प्रदेश की नई कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है, लिस्ट सामने आ गई है, उसी पर ये विस्तृत बातचीत हो रही है।